हेलो फ्रेंड्स, गोलारी बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आज की भागदौड़ भरी और अशांत दुनिया में हमारे मन को शांति और स्पष्टता देने का रास्ता दिखाती है। यह किताब है 7 नियम एक शांत मन के लिए एक भ्रष्ट दुनिया में, 7 रूल्स फॉर अ calm माइंड इन अ chaotic वर्ल्ड, जिसे लिखा है अभिजीत मुखर्जी ने। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? कुछ लोग कहेंगे पैसा, कुछ समय, तो कुछ रिश्ते। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो असल में सबसे अनमोल है हमारा ध्यान। जी हां, वही ध्यान जिसे हर पल सोशल मीडिया, न्यूज, नोटिफिकेशंस और अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस चुराने की कोशिश में लगे हैं। सुबह आंख खुलते ही फोन उठाना, बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, एक मैसेज से दूसरे पर कूदना और फिर वायरल वीडियोस या ब्रेकिंग न्यूज में खो जाना। यह अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि इस सब का हमारी मानसिक शांति, हमारी सोच और हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है? अभिजीत मुखर्जी कहते हैं कि हमें अपने ध्यान को उसी तरह संभालना चाहिए जैसे हम अपने बैंक बैलेंस को संभालते हैं, जैसे वह कोई दुर्लभ हीरा हो जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। आज की डिजिटल दुनिया में हर प्लेटफॉर्म, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो या न्यूज एप्स, हमारे ध्यान के पीछे पड़ा है। वे रैंडम मीम्स, सनसनीखेज खबरें और वायरल वीडियोस के जरिए हमारा कीमती समय और मानसिक ऊर्जा हड़प लेते हैं। इससे बचने का पहला और सबसे जरूरी नियम है डिजिटल बाउंड्रीज सेट करना। इसका मतलब यह नहीं कि आपको फोन फेंक देना है या सोशल मीडिया को पूरी तरह अलविदा कह देना है, बल्कि इसका मतलब है अपने डिजिटल इस्तेमाल को समझदारी से कंट्रोल करना। उदाहरण के लिए, नोटिफिकेशंस को बंद करना एक छोटा लेकिन बेहद प्रभावी कदम है। हर बार जब आपका फोन बीप करता है या वाइब्रेट होता है, आपका दिमाग तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक बार ध्यान भटकने के बाद उसे दोबारा फोकस में लाने में कई मिनट लग जाते हैं। इसकी जगह अगर आप नोटिफिकेशंस को सीमित कर दें, सिर्फ कॉल्स और कुछ जरूरी मैसेजेस को छोड़कर, तो आप अपने दिमाग को बार बार होने वाले व्यवधान से बचा सकते हैं। इसके लिए एक रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। रवि एक युवा प्रोफेशनल जो दिन भर अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था, लेकिन उसकी असली परेशानी थी उसका फोन। हर बार नोटिफिकेशन आता, वह उसे चेक करता, फिर एक मैसेज का जवाब देने के बाद यूट्यूब खोल लेता, वहां से न्यूज पढ़ने लगता और फिर व्हाट्सएप पर चैट करने में खो जाता। जब वह अपने असली काम पर बैठता तो उसका दिमाग पहले ही थक चुका होता। एक दिन रवि ने फैसला किया कि वह अपने फोन से सभी गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर देगा। अब सिर्फ कॉल्स और कुछ जरूरी मैसेजेस ही उसे अलर्ट करते हैं। उसने अपनी सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि 15 मिनट की शांति और जर्नलिंग से करने का फैसला किया। धीरे धीरे रवि ने महसूस किया कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ और केंद्रित रहने लगा। उसकी ऊर्जा बची रहती थी और वह अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा था। दूसरा नियम है न्यूज एक्सपोजर को सीमित करना। आज की दुनिया में हर 15 मिनट में कोई नई ब्रेकिंग न्यूज आती है जो हमारे दिमाग की शांति को भंग कर देती है। लेकिन क्या हर खबर को जानना जरूरी है? ज्यादातर खबरें, चाहे वह दुर्घटनाएं हों, राजनीति हो या क्राइम, हमें सिर्फ बेचैन और असहाय महसूस कराती हैं, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। मुखर्जी सलाह देते हैं कि न्यूज को एक फिल्टर के साथ देखें। दिन में सिर्फ एक बार, वह भी किसी भरोसेमंद स्रोत से, न्यूज पढ़ें या देखें। इससे आपका दिमाग अनावश्यक तनाव और सूचनाओं के बोझ से बचा रहेगा। तीसरा नियम है अपने इनपुट्स को चुनिंदा बनाना। हमारे दिमाग में जो भी जानकारी जाती है, वह हमारी सोच, हमारे भावनाओं और हमारे कार्यों को आकार देती है। अगर हम हर वक्त नकारात्मक, गपशप से भरा या जहरीला कंटेंट देखते रहेंगे, तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे उसी तरह का बन जाएगा, बेचैन, भ्रमित और थका हुआ। इसलिए यह जरूरी है कि हम सचेत रूप से चुनें कि क्या देखना है, क्या पढ़ना है और किन लोगों के साथ समय बिताना है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर ड्रामा भरे रियलिटी शो या नकारात्मक सोशल मीडिया पोस्ट्स देखते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह की ऊर्जा को आत्मसात कर लेगा। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक किताबें,
सकारात्मक पॉडकास्ट या गहरे विचारों वाले लेख पढ़ते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक और रचनात्मक बनता है। यह सब सुनने में बहुत बुनियादी लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। कल्पना करें एक ऐसा दिन जिसमें आपका दिमाग साफ हो, आपका फोकस बना रहे और आपका मन शांत रहे। यह सब मुमकिन है बशर्ते आप अपने ध्यान को प्राथमिकता दें और उसे बेवजह की चीजों से बचाएं। अपने फोन को हर 5 मिनट में चेक करने की आदत छोड़ें। न्यूज को बार बार देखने की जगह दिन में एक निश्चित समय तय करें और सबसे जरूरी उन चीजों को चुनें जो आपके दिमाग को पोषण दें, न कि उसे थकाएं। जब आप अपने ध्यान को संभालना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक गहरी शांति और स्पष्टता आती है जो आज की अराजक दुनिया में सबसे अनमोल है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो उतना ही प्रभावशाली है। प्रतिक्रिया देने से पहले भावनात्मक दूरी बनाएं। इसका मतलब है कि जब भी कोई स्थिति सामने आए, चाहे वह छोटी मोटी बहस हो, कोई कटु टिप्पणी हो या कोई चौंकाने वाली खबर, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुकें, थोड़ा सांस लें, सोचें और फिर जवाब दें। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम तुरंत जवाब देने के आदी हो गए हैं। जैसे ही कुछ गलत होता है हम गुस्सा दिखाते हैं, तुरंत जवाब देते हैं या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका बाद में हमें पछतावा होता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कुछ कड़वा बोल देता है। आपका पहला रिएक्शन होता है उसे उसी भाषा में जवाब देना। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 सेकंड रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या उसने यह गुस्से में कहा? क्या इसका जवाब देना जरूरी है? तो शायद आप उस स्थिति को शांति से संभाल सकें। यह तकनीक प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों की पसंदीदा थी। वे सिखाते थे कि किसी भी भावना को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे पहले पहचानना और फिर उस पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। इसके लिए एक और तकनीक है जिसे मनोविज्ञान में नेम इट टू टेम इट कहते हैं। जब भी कोई तीव्र भावना आए, गुस्सा, डर या दुख, तो उसे नाम दें। खुद से कहें, यह गुस्सा है, यह चिंता है, या मैं अभी दुखी महसूस कर रहा हूं। ऐसा करने से आपका दिमाग उस भावना को पहचान लेता है और तुरंत प्रतिक्रिया देने की तीव्रता कम हो जाती है। रवि ने इस तकनीक को अपनी जिंदगी में आजमाया। पहले जब भी मीटिंग में कोई उसकी बात काटता था, वह तुरंत चिढ़ जाता था और नाराजगी दिखाने लगता था। लेकिन अब वह रुकता है, एक गहरी सांस लेता है और खुद से पूछता है, क्या यह लड़ाई के लायक है? क्या मैं शांति से जवाब दे सकता हूं? धीरे धीरे रवि में एक ऐसी शांति विकसित हो गई जिसे उसके सहकर्मियों ने भी नोटिस किया। रुकने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या उदासीन हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को और अपनी भावनाओं को स्थिति से ऊपर रख सकते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मालिक हैं। इस नियम को और समझने के लिए एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और कोई अचानक आपकी गाड़ी के सामने कट मारता है। अगर आप तुरंत हॉर्न बजाकर चिल्लाने लगते हैं तो आपकी ऊर्जा और शांति दोनों बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक पल रुककर सोचें, शायद सामने वाला जल्दी में है या तनाव में है, तो आप गुस्सा करने से बच सकते हैं। यही नियम हर रिश्ते में, दोस्ती में, शादी में या कामकाज में लागू होता है। भावनात्मक दूरी बनाना मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें समझना, स्वीकार करना और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। ये दोनों नियम, ध्यान की रक्षा करना और भावनात्मक दूरी बनाना, जब सही तरीके से अपनाए जाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ध्यान की रक्षा करके आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और भावनात्मक दूरी बनाकर आप पछतावे से बचते हैं। ये दोनों मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो न सिर्फ शांत रहता है बल्कि अपनी सोच, निर्णयों और रिश्तों में भी स्पष्ट रहता है। अगली बार जब आपका फोन बीप करे या कोई आपको गुस्सा दिलाए तो बस रुकें और खुद से कहें, मैं अपने ध्यान और अपनी भावनाओं का मालिक हूं, उनका गुलाम नहीं। यही वह माइंडसेट है जो एक शांत और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी की शुरुआत करता है। अब तीसरे नियम पर चलते हैं। धीरे चलें, गहराई से जिएं। आज की दुनिया में सब कुछ तेजी से हो रहा है। लोग तेज चल रहे हैं, तेज खा रहे हैं, तेजी से निर्णय ले रहे हैं
और तेजी से सोच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी एक रेस हो और अगर हम एक पल भी रुके तो पीछे छूट जाएंगे। लेकिन इस भागदौड़ में हम अपनी शांति, स्पष्टता और नियंत्रण खोते जा रहे हैं। मुखर्जी कहते हैं कि अगर आप सचमुच समझदारी और शांति से जीना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, जानबूझकर धीमा करना। धीमा करने का मतलब आलसी होना या समय बर्बाद करना नहीं है। इसका मतलब है अपने हर कदम को सचेत रूप से उठाना, हर पल को महसूस करना। सोचिए, जब आप जल्दबाजी में होते हैं तो कितनी बार गलतियां होती हैं। चाय गिर जाती है, कोई गलत बात कह देते हैं, जरूरी फाइल डिलीट हो जाती है या किसी का दिल दुखा देते हैं। फिर हमें पछतावा, तनाव और चिंता का सामना करना पड़ता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देते हैं। मुखर्जी कहते हैं कि जब आप जानबूझकर धीमा करना शुरू करते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, तो आप अपने कार्यों का असली अर्थ समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप टहलते हैं तो अपने आसपास को देखें, पेड़, हवा, लोग। यह टहलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम नहीं रहता, यह एक सचेत अनुभव बन जाता है। उस पल में आप पूरी तरह मौजूद होते हैं। यही मौजूदगी आपके मन को शांति देती है। हमारा दिमाग हमेशा भविष्य या अतीत में भटकता रहता है। क्या होगा, क्या हो गया, क्या छूट गया। लेकिन जब आप धीमा करते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आता है। आप खाने का स्वाद महसूस कर पाते हैं, किसी की बात को ध्यान से सुन पाते हैं और अपने विचारों को समझ पाते हैं। पूजा नाम की एक लड़की की कहानी लें। पूजा हमेशा जल्दबाजी में रहती थी, खाना जल्दी खाती, चलते वक्त फोन पर बात करती और दूसरों की बात बीच में काट देती। उसकी जिंदगी में हमेशा तनाव रहता था क्योंकि उसे लगता था कि समय कम है और बहुत कुछ करना बाकी है। फिर उसने मुखर्जी का यह नियम पढ़ा, धीमा करें, नियत रोल हासिल करें। उसने अपनी गति को सचेत रूप से कम करना शुरू किया, खाने के समय फोन को दूर रखा और हर कौर का स्वाद लेना शुरू किया। टहलते वक्त उसने म्यूजिक या फोन के बजाय अपने आसपास को देखना शुरू किया। बातचीत में उसने दूसरों की बात पूरी होने तक इंतजार करना सीखा। शुरुआत में यह उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति आने लगी। जब आप धीमे बोलते हैं तो आप सोच समझकर बोलते हैं। आपकी बातों का वजन बढ़ता है और सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। सबसे बड़ी बात, आप खुद अपनी बातों को महसूस करते हैं। यही धीमापन खाने, चलने और हर छोटे बड़े काम में लागू होता है। जब आप धीमे चलते हैं तो हर कदम को महसूस करते हैं और आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से एक शांत अवस्था में चला जाता है। माइंडफुलनेस और चिंता का सीधा रिश्ता है। जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहते हैं, उतनी ही कम बेचैनी महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी व्यस्त जिंदगी में यह सब कर सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रयास चाहिए। धीमा करने का मतलब यह नहीं कि आप ऑफिस लेट पहुंचें या डेडलाइंस मिस करें। इसका मतलब है कि जिन चीजों में जल्दबाजी की जरूरत नहीं, उनमें शांति से रहें। उदाहरण के लिए, खाना खाते वक्त फोन की क्या जरूरत? शॉवर लेते समय गाने क्यों सुनने हैं? दोस्त से बात करते वक्त मल्टीटास्किंग क्यों? जब आप इन छोटे छोटे फैसलों को लेना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नया संतुलन बनता है। न तो आप पीछे रहते हैं, न ही थकते हैं। आप उसी जगह पहुंचते हैं जहां बाकी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एक शांत और स्पष्ट दिमाग के साथ। मुखर्जी कहते हैं कि धीमापन आपको गलतियों से बचाता है। आप परिस्थितियों को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, लोगों को समझ पाते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। इसके लिए रवि की कहानी को फिर से देखें। रवि एक तेज रफ्तार सेल्स जॉब में था। पहले वह हर कॉल में जल्दबाजी करता, क्लाइंट से जल्दी डील फाइनल करना चाहता। लेकिन इस नियम को अपनाने के बाद उसने धीमा करना शुरू किया। अब वह क्लाइंट्स की बात ध्यान से सुनता है, बीच बीच में रुकता है और पूरा ध्यान देता है। नतीजा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी सेल्स भी। धीमेपन का एक और फायदा है कि आप अपने शरीर और मन की भाषा को सुन पाते हैं। आजकल लोग इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे थक गए हैं, उनका दिमाग ओवरलोड हो चुका है या उन्हें भावनात्मक ब्रेक चाहिए। लेकिन जब आप धीमा करते हैं तो आप अपने अंदर झांक पाते हैं।
आपको समझ आता है कि आपको आराम चाहिए, कनेक्शन चाहिए या बस थोड़ी शांति। इस धीमेपन में एक खास गरिमा है। जो लोग शांत और धीमी गति से चलते हैं उनमें एक अलग तरह की गहराई और समझदारी दिखती है। वे दुनिया के अराजक माहौल में भी अपनी शांति बनाए रखते हैं। हमने हमेशा सुना है कि टाइम इज मनी, लेकिन मुखर्जी कहते हैं कि समय से ज्यादा कीमती है आपका ध्यान और आपकी शांति। और यह तभी संभव है जब आप अपनी गति को खुद नियंत्रित करना सीखें। इस नियम को अपनाने के लिए कुछ आसान कदम हैं। सुबह जल्दी उठें ताकि आपको जल्दबाजी न करनी पड़े। खाना धीरे धीरे खाएं और उसका स्वाद महसूस करें। टहलते वक्त फोन न देखें। बातचीत में दूसरों को टोकने से बचें। हर काम से पहले 2 सेकंड रुकें। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह एक तरह की बगावत है, आपकी अपनी शांति और शक्ति को वापस पाने की बगावत। अगली बार जब आप किसी चीज के लिए भागने लगें तो खुद से पूछें, क्या मुझे सचमुच इतनी जल्दी है या मैं धीमा करके इस पल को बेहतर बना सकता हूं? जब आप यह सवाल बार बार पूछने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती गति में नहीं बल्कि गहराई और जागरूकता में है। यही धीमे जीने का रहस्य है। धीरे चलें, गहराई से जिएं और हर पल को सचमुच महसूस करें। यही नियंत्रण की शुरुआत है और यहीं से एक शांत मन की यात्रा शुरू होती है। अब चौथे नियम पर चलते हैं। अपने सामाजिक दायरे को छोटा और सार्थक बनाएं। आपने कभी सोचा कि इतने सारे लोगों से घिरे होने के बावजूद हम अंदर से अकेला क्यों महसूस करते हैं? या दिन भर लोगों से बात करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? इसका जवाब साफ है। हमने अपने सामाजिक दायरे को बिना सोचे समझे इतना बड़ा कर लिया है कि उसमें असली कनेक्शन की जगह सतही शोर ने ले ली है। मुखर्जी कहते हैं कि अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो अपने सामाजिक दायरे को छोटा करें, लेकिन उसे मजबूत और सार्थक बनाएं। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। आज की डिजिटल दुनिया में हम सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में शायद ही 2-3 लोग हों जिनसे हम दिल खोलकर बात कर पाएं। यह सामाजिक अव्यवस्था, सोशल क्लटर, हमारी मानसिक शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोशल क्लटर का मतलब है वे लोग जो आपकी जिंदगी में सिर्फ शोर पैदा करते हैं, जिनसे बात करके ना आपको सुकून मिलता है, न प्रेरणा, बस औपचारिकताएं निभाई जाती हैं या पुरानी आदत के चलते कनेक्शन बना रहता है। इससे होता क्या है? आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, हर मैसेज का जवाब देते हैं, हर न्योते पर विचार करते हैं और हर बात का जवाब ढूंढते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे लोग आपके दायरे में हैं। मुखर्जी सलाह देते हैं कि इन सतही रिश्तों को धीरे धीरे कम करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप असभ्य हो जाएं या सबको नजरअंदाज करें। इसका मतलब है अपनी भावनात्मक ऊर्जा को समझदारी से निवेश करना। जैसे हम अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही हमें अपने समय, ध्यान और ऊर्जा को भी चुनिंदा लोगों पर लगाना चाहिए। एक उदाहरण लें। मान लीजिए आपके पास 20 लोग हैं जो कभी कभार मैसेज करते हैं, कभी गपशप करते हैं, कभी शिकायत, कभी काम की बात। आप हर बार जवाब देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जवाब न देना असभ्यता होगी। लेकिन ऐसी बातचीत के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर समय थका हुआ, ऊबा हुआ या चिढ़ा हुआ। दूसरी तरफ अगर आप अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करते हैं तो आप ऊर्जावान और स्पष्ट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सतहीपन नहीं बल्कि विश्वास और आपसी देखभाल है। इसलिए जरूरी है कि आप सचेत रूप से तय करें कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा किन रिश्तों में जानी चाहिए। जिन लोगों से आपको सिर्फ ड्रामा, गपशप या भ्रम मिलता है, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना आपके मानसिक सुकून के लिए जरूरी है। इसमें अपराध बोध महसूस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सीमाएं बनाना स्वार्थीपन नहीं बल्कि आत्म देखभाल है। मुखर्जी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, गपशप से दूरी बनाएं। गपशप यानी दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना, उनकी बुराई करना या उनके फैसलों पर आलोचना करना। जब आप ऐसी बातचीत में फंसते हैं तो आपका दिमाग लगातार दूसरों की कहानियों में उलझा रहता है। धीरे धीरे आपका मन नकारात्मकता से भर जाता है। गपशप में ऐसा लगता है कि आप अपडेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में आप भावनात्मक रूप से थक रहे होते हैं। रवि की कहानी फिर से देखें।
रवि पहले हर सोशल इवेंट में जाता था, हर ग्रुप चैट में सक्रिय रहता था और हर किसी की बात में शामिल होता था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि इससे उसका दिमाग शांत होने की बजाय और ज्यादा उलझ रहा था। उसने अपने सामाजिक दायरे का ऑडिट किया। उसने देखा कि कुछ लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, कुछ नकारात्मकता फैलाते हैं और कुछ सिर्फ काम निकलवाने के लिए जुड़ते हैं। रवि ने धीरे धीरे ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू किया। अब उसका दायरा छोटा है, सिर्फ 3-4 करीबी दोस्त और कुछ मेंटर्स, लेकिन ये रिश्ते गहरे और सार्थक हैं। अब रवि अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाता है, उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है और उसे लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस नहीं होता। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता। आपको खुद से पूछना होगा कि किन लोगों से बात करने के बाद आप हल्का महसूस करते हैं और किन से बात करने के बाद तनाव, भ्रम या अपराध बोध होता है। जिन लोगों के साथ हर बातचीत थकाने वाली लगती है, वे आपके मानसिक स्पेस के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारी संस्कृति में यह धारणा है कि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ हों, उतनी ज्यादा हमारी जिंदगी रोचक होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा शोर, और जब बाहर का शोर बढ़ता है तो अंदर की आवाज दब जाती है। यही वजह है कि कई लोग मेडिटेशन करने के बावजूद बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में दूसरों की अपेक्षाएं, बातचीत और आलोचनाएं गूंज रही होती हैं। मुखर्जी सुझाव देते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग अपने करीबी दायरे में रखें, जिनसे आप सच्चा कनेक्शन महसूस करते हों, जिनसे बात करना थेरेपी की तरह लगे, जिनके साथ समय बिताना बिना तनाव के हो। ऐसे रिश्तों में आपको न तो दिखावा करना पड़ता है, न ही प्रदर्शन, बस एक ईमानदार मौजूदगी होती है। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप खुद भी दूसरों के लिए ऐसा ही इंसान बने, बिना गपशप, बिना ड्रामे। ऐसा व्यक्ति जिससे मिलने के बाद सामने वाला शांत और स्पष्ट महसूस करे। सामाजिक शांति सिर्फ लेने से नहीं, देने से भी बनती है। डिजिटल दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। हर किसी को फॉलो करना, हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देना, हर बहस में कूद पड़ना, यह सब आभासी सामाजिक अव्यवस्था पैदा करता है। सोशल मीडिया डिटॉक्स एक प्रभावी तरीका है अपने डिजिटल दायरे को रीसेट करने का। सिर्फ उन लोगों को फॉलो करें जिनसे आपको सकारात्मकता, सीख या प्रेरणा मिलती है। बाकी चीजों को अनफॉलो या म्यूट करना कोई गलती नहीं, यह आपकी शांति के लिए जरूरी है। जब आपका सामाजिक दायरा साफ और सार्थक होता है तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं। आप अपने काम, अपनी भावनाओं और अपनी प्रगति पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। एक शांत मन तभी विकसित होता है जब आप अपने आसपास के शोर को कम करते हैं, और सबसे बड़ा शोर सामाजिक अव्यवस्था से आता है। श्वेता की कहानी लें। श्वेता हमेशा अपने दोस्तों के दायरे में खुद को ढालने की कोशिश करती थी। वह चाहती थी कि हर कोई उसे पसंद करे, उसे स्वीकार करे। इसके लिए वह अपने आराम को छोड़कर दूसरों के साथ चलती थी, लेकिन अंदर से वह तनावग्रस्त थी। फिर उसने एक साधारण आदत शुरू की, हर बातचीत के बाद खुद से पूछना, क्या इस बातचीत से मुझे सुकून मिला या तनाव। धीरे धीरे उसने अपनी सीमाएं बनानी शुरू की। अब वह सिर्फ उन लोगों से नियमित रूप से जुड़ती है जिनसे उसे भावनात्मक समर्थन और सकारात्मकता मिलती है। उसका मूड स्थिर है, उसका फोकस बेहतर है और उसका आत्मसम्मान मजबूत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी को छोड़ देना या नजरअंदाज करना मतलब दूसरों को गलत समझना, लेकिन मुखर्जी कहते हैं कि जो लोग आपके स्पेस और शांति को समझते हैं, वे आपके फैसलों को भी समझेंगे, और जो नहीं समझते, उनका आपके दायरे में होना जरूरी नहीं। शांति कोई विलासिता नहीं, यह आपकी जरूरत है, और सामाजिक स्पष्टता उस शांति का पहला कदम है। जितना ज्यादा आप सतही रिश्तों को कम करेंगे, उतना ज्यादा आपके पास खुद के लिए जगह बनेगी, सोचने की, सांस लेने की और बढ़ने की। अगली बार जब फोन बजे, कोई नया न्योता आए या कोई अनावश्यक बातचीत शुरू हो, तो रुकें और सोचें, क्या यह बातचीत मेरी शांति के लायक है? अगर जवाब नहीं है, तो आप खुद को विनम्रता से दूरी बनाने, सीमाएं तय करने और अपने मन को अव्यवस्थित होने से बचाने की इजाजत दे सकते हैं। कम लोग, सच्चे लोग, साफ लोग, यही असली सामाजिक संपत्ति है। और जब आपका दायरा ऐसा हो, तो दुनिया चाहे कितनी भी अराजक क्यों ना हो,
आपका आंतरिक संसार हमेशा शांत और संतुलित रहेगा। यही मुखर्जी का संदेश है। बाहर का शोर कम करें ताकि अंदर की शांति सुनाई दे। 5वां नियम है, सालों में सोचें, घंटों में नहीं। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए। तुरंत कॉफी, तुरंत जवाब, तुरंत नतीजे, तुरंत सफलता। ऐसा लगता है कि अगर आज कुछ हासिल नहीं किया तो कल हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन यही सोच हमें बेचैन, परेशान और मानसिक रूप से थका हुआ बनाती है। मुखर्जी कहते हैं कि अगर आप सचमुच एक शांत, संतुलित और सार्थक जिंदगी चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आपको घंटों या दिनों में नहीं बल्कि सालों में सोचना सीखना होगा। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर छोटे छोटे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। आज के 8 घंटों में क्या किया, कितने ईमेल्स का जवाब दिया, कितने रील्स देखे या पोस्ट किए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की कहानी नहीं, यह एक लंबा सफर है और इसकी असली खूबसूरती तभी दिखती है जब हम इसे लंबे दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप हर असफलता को एक छोटी अवधि की नाकामी की तरह देखते हैं तो वह भारी लगती है। लेकिन अगर आप उसे 5 या 10 साल की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं तो वह असफलता एक सीख बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं या किसी प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप तनाव में आ जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार गई, आप बदकिस्मत हैं या जिंदगी आपके खिलाफ है। लेकिन अगर आप 5 साल के नजरिए से सोचें तो शायद आपको एहसास हो कि यह असफलता आपको एक बेहतर अवसर की ओर ले जा रही थी। मुखर्जी कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को छोटी समय इकाइयों में नहीं बल्कि बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जब आप हर दिन को सिर्फ काम, नतीजों और परिणामों के आधार पर मापते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से बेचैन और अधीर हो जाता है। लेकिन जब आप जिंदगी को 5, 10 या 20 साल के ढांचे में देखते हैं तो आप शांत महसूस करते हैं। आप चीजों को धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से सामने आने का समय देते हैं। अंकित की कहानी लें। अंकित एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि मार्केट में बहुत प्रतिस्पर्धा है, लोग तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके पास संसाधन कम हैं। उसका हर दिन इस तनाव में बीतता था कि वह कितना पीछे है। फिर किसी ने उसे मुखर्जी का यह नियम बताया, सालों में सोचें, घंटों में नहीं। अंकित ने अपनी सोच बदली। उसने हर दिन के तनाव को एक बड़ी यात्रा के छोटे से गड्ढे की तरह देखना शुरू किया। वह अपने प्रयासों को निरंतर रखता, लेकिन नतीजों के लिए अधीर नहीं होता। 3 साल बाद उसका स्टार्टअप एक स्थिर व्यवसाय बन गया और वह खुद भी पहले से ज्यादा संतुलित और शांत इंसान बन चुका था। जब आप सालों में सोचते हैं तो आप धैर्य सीखते हैं। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि सोच समझकर जवाब देते हैं। इसका सीधा असर आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। आप आवेगी फैसले नहीं लेते, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते और हर छोटी समस्या को जिंदगी मौत का सवाल नहीं मानते। इससे आपकी भावनात्मक सेहत बेहतर होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हर दिन कुछ बड़ा करना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए, नतीजे देने चाहिए। लेकिन मुखर्जी याद दिलाते हैं कि कुछ चीजों को बढ़ने में समय लगता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही एक मजबूत व्यक्तित्व, एक सार्थक करियर और एक अर्थपूर्ण जिंदगी बनाने में भी समय लगता है। अगर आप हर दिन उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़ें चेक करेंगे कि वह कितना बढ़ा, तो वह कभी बढ़ेगा ही नहीं। ज्यादातर लोग छोटी अवधि में अटके रहते हैं। आज क्या करना है, कल क्या नतीजा आएगा, इस हफ्ते क्या हासिल होगा। लेकिन जब आप लंबे समय में सोचते हैं तो आपके सवाल बदल जाते हैं। मैं अगले 5 साल में कैसा इंसान बनना चाहता हूं? मैं कौन सी स्किल 3 साल तक अभ्यास कर सकता हूं ताकि वह मुझे मास्टर बना दे? मेरे रिश्ते 10 साल बाद कैसे दिखने चाहिए? ये सवाल आपको गहराई से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। आप तुरंत इनाम के पीछे भागना छोड़कर सार्थक प्रगति की ओर बढ़ते हैं। नैना की कहानी लें। नैना हर चीज में पूर्णता चाहती थी। अगर किसी काम में देरी होती तो वह खुद को दोष देती, तनाव में आ जाती और कई बार काम छोड़ देती।
लेकिन जब उसने लंबे समय का नजरिया अपनाया तो उसने खुद से कहा, यह यात्रा एक दिन या एक महीने की नहीं, यह सालों की प्रक्रिया है। अब वह हर कदम का आनंद लेती है, हर गलती को सीख की तरह देखती है और खुद को बढ़ने का समय देती है। उसकी चिंता काफी कम हो गई है और वह अब ज्यादा आत्मविश्वास और शांति महसूस करती है। हमें यह समझना होगा कि प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार अंदर ही अंदर बड़ा बदलाव हो रहा होता है जो बाहर आने में समय लेता है। लेकिन अगर आप हर घंटे या हर दिन के आधार पर खुद को आंकते रहेंगे तो आप उस आंतरिक प्रगति को मिस कर देंगे। मुखर्जी कहते हैं कि जब आप सालों में सोचते हैं तो आपकी अपेक्षाएं वास्तविक बनती हैं। आप खुद से और दूसरों से असंभव मांगे नहीं करते। इससे आपके रिश्ते भी स्वस्थ बनते हैं क्योंकि आप दूसरों को समझने और बढ़ने का समय देते हैं। यह माइंडसेट आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। अगर आप अपने करियर को 10 साल की यात्रा मानते हैं तो आज की एक असफलता आपको हिला नहीं सकती। अगर आप अपनी आदतों को सालों का निवेश मानते हैं तो एक दिन की छुट्टी आपको अपराध बोध नहीं देती। और अगर आप अपनी सेहत को लंबे समय का प्रोजेक्ट मानते हैं तो एक दिन का अस्वस्थ भोजन आपको हतोत्साहित नहीं करता। इस नियम को अपनाने के लिए कुछ साधारण आदतें बनाएं। एक जर्नल रखें जिसमें आप अपनी 5 साल की योजना लिखें। हर महीने यह देखें कि आपने क्या सीखा। अपने लक्ष्यों को सालाना हिस्सों में बांटें। अगली बार जब आप किसी छोटी समस्या से परेशान हों तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दें और अगर जवाब हाँ है तो शांति से सोचें कि आज आप क्या कदम उठा सकते हैं ताकि 5 साल बाद आप उस चीज के लिए आभारी हों। यह दृष्टिकोण आपको स्थिरता देता है। जब बाकी लोग छोटी छोटी जीत या हार में उलझे हों, आप शांति से अपनी योजना पर काम कर रहे होंगे। यही आपको एक शांत मन, स्पष्ट रास्ता और सार्थक जिंदगी की ओर ले जाता है। यह नियम सिर्फ समय प्रबंधन नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक रणनीति है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम हर घंटे की भागदौड़ से बाहर निकलकर सालों की सोच अपनाएं तो हमारी जिंदगी में गहराई और दिशा आती है। हम असफलताओं से नहीं डरते, धीमी प्रगति से परेशान नहीं होते और समझते हैं कि महान चीजों को समय लगता है। अब छठे नियम पर आते हैं। अपने दिमाग के लिए एक सुरक्षित जगह बनाएं। आज की दुनिया में नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, अपडेट्स, रिमाइंडर्स और डेडलाइंस की बाढ़ सी आई हुई है। ऐसे में अपने दिमाग को शांत और सुकून भरा रखना किसी विलासिता से कम नहीं लगता। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद अपने दिमाग को वह जगह नहीं देते जहां वह आराम कर सके, रिचार्ज हो सके। मुखर्जी कहते हैं कि जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही अपने दिमाग के लिए भी एक साफ और अव्यवस्थित जगह बनानी जरूरी है। हमारा दिमाग हर उस चीज को सोख लेता है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं। सोचिए, अगर आपका कमरा हमेशा गंदा हो, चीजें बिखरी हों और हर तरफ शोर हो तो वहां रहना कितना मुश्किल होगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं, तनाव, नकारात्मकता और डिस्ट्रैक्शन से भरा रहे तो शांति कहां से आएगी? इसके लिए मुखर्जी पहला सुझाव देते हैं, सुबह की रस्में बनाएं। आपकी सुबह जैसी शुरू होती है, आपका दिन वैसा ही जाता है। अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं या ईमेल्स चेक करते हैं तो आपका दिमाग बिना सोचे समझे उलझ जाता है। इसके बजाय अगर आप सुबह 10-15 मिनट शांति से बिताएं, जर्नलिंग करें, कृतज्ञता लिखें या बस चुपचाप सांस लें, तो आप अपने दिमाग को दिन की शुरुआत के लिए एक शांत और सुकून भरा माहौल देते हैं। दूसरा कदम है नो फोन जोन बनाना। यह कोई जटिल नियम नहीं, लेकिन बेहद प्रभावी है। अपने घर या दिनचर्या में कुछ खास जगहें और समय तय करें जहां फोन न जाए, जैसे बेडरूम, डाइनिंग टेबल या रात का 1 घंटा। जब आप जानबूझकर तकनीक से ब्रेक लेते हैं तो आपका दिमाग सांस ले पाता है। इससे आपका फोकस बेहतर होता है, चिंता कम होती है और आप ज्यादा संतुलित महसूस करते हैं। तीसरा कदम है नियोजित शांत समय। दिन में कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने और अपने दिमाग के लिए रखें। इस समय में कुछ करने की कोशिश न करें, बस चुपचाप बैठें,
अपनी सांसों को देखें या हल्का सुंदर संगीत सुनें। अपने दिमाग को स्वतंत्र रूप से भटकने दें। धीरे धीरे वह शांत होगा और इसी शांति में आपको स्पष्टता मिलेगी जो किसी बाहरी शोर में नहीं मिल सकती। यही आपके दिमाग की सुरक्षित जगह बनती है। अब 7वें और आखिरी नियम पर आते हैं। अराजकता को एक स्थिरांक के रूप में स्वीकार करें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, अराजकता को स्वीकार करना, लेकिन सोचिए, क्या दुनिया कभी पूरी तरह व्यवस्थित, पूर्वानुमानित और शांत हो सकती है? नहीं। कभी दोस्त की इमरजेंसी आ जाती है, कभी बॉस का मूड खराब होता है, कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो कभी न्यूज में कुछ परेशान करने वाली बात दिखती है। दुनिया का स्वभाव ही अप्रत्याशित है। अगर हम हर बार इस अराजकता से लड़ने की कोशिश करेंगे तो थक जाएंगे। मुखर्जी कहते हैं कि हमें बाहरी अराजकता के बीच अपनी आंतरिक स्थिरता खुद बनानी होगी। इसके लिए 3 चीजें बहुत मदद करती हैं: आदतें, मूल्य और दिनचर्या। जब आपके पास कुछ ऐसी रोजाना की आदतें हों जो आपको स्थिर रखें, जैसे सुबह की सैर, जर्नलिंग, शाम को कृतज्ञता लिखना या रोज पढ़ना, तो आप बाहरी उथल-पुथल के बावजूद अंदर से संतुलित रहते हैं। मूल्य आपको दिशा देते हैं। जब कोई मुश्किल या अप्रत्याशित स्थिति आती है, तो आप अपने मूल्यों को देखकर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मूल्य दयालुता है, तो किसी के बुरे बर्ताव का जवाब आप उसी तरह नहीं देंगे। आप अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता देंगे और दूसरों के अराजकता में नहीं बहेंगे। रोजाना की दिनचर्या भी आपके दिमाग को स्थिरता देती है। जब आपका दिन एक निश्चित ढांचे में चलता है, जैसे सुबह ध्यान, दिन में काम और रात को चिंतन, तो आप बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। इसके लिए रवि की कहानी को फिर देखें। जब रवि ने अपनी दिनचर्या में सुबह की शांति, नो फोन जोन और शाम को चिंतन को शामिल किया, तो उसने देखा कि वह पहले से ज्यादा स्थिर और केंद्रित रहने लगा। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी शोर हो, ऑफिस की डेडलाइंस, ट्रैफिक या न्यूज, रवि का दिमाग अब उस शोर से प्रभावित नहीं होता। उसने अराजकता को स्वीकार करना सीख लिया और अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दी। इन 7 नियमों का सार यह है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो अपने आप मिल जाए। यह एक सचेत प्रयास है, एक ऐसी कला है जिसे आपको हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। अपने ध्यान की रक्षा करें, अपनी भावनाओं को समझें, धीमे चलें, अपने सामाजिक दायरे को साफ करें, लंबे समय में सोचें, अपने दिमाग के लिए सुरक्षित जगह बनाएं और अराजकता को स्वीकार करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी 7 नियम एक शांत मन के लिए एक भ्रष्ट दुनिया में की समरी। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो गोल्लारी बुक्स के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, हमारी मेंबरशिप लें या हमें यूपीआई के जरिए सपोर्ट करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी और कौन सा नियम आप अपनी जिंदगी में आजमाने जा रहे हैं। आइए आज से एक छोटा सा कदम उठाएं। शायद सुबह 10 मिनट की शांति से शुरुआत करें, या अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद करें, या किसी सतही रिश्ते से दूरी बनाएं। ये छोटे कदम आपके दिमाग को एक शक्तिशाली, शांत और स्पष्ट मशीन में बदल देंगे। गोल्लारी बुक्स के साथ बने रहें और हर दिन एक नया विचार, एक नई सीख और एक नया कदम उठाएं। एक शांत मन की यात्रा आज से शुरू करें।